तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एक नया टॉपिक जिसमें हम पढ़ेंगे बेटा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और लीनियर इक्वेशंस किस टाइप की होंगी? होमोजीनियस। ठीक है, इससे पहले हमने नॉन होमोजीनियस का सॉल्यूशन यानी कि उनका वैल्यू एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने वाला मेथड पढ़ लिया है, जिसको हमने सॉल्व किया था मैट्रिक्स मेथड से। राइट, अगर हमारे पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशन ना दे करके अगर होमोजीनियस वाली सिचुएशन आती है तो उनको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए भी मेथड जो होता है वो मैट्रिक्स मेथड का ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जिसमें हम अगर सबसे पहले पहचान करें कि होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस, तो पहचान कैसे होती है कि जब हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं, फॉर एग्जांपल मान लो ये हमारे पास पहली इक्वेशन है, आप इसमें देख सकते हैं कि जो कांस्टेंट पार्ट है वो हमारा क्या है? ज़ीरो है। ठीक है, तो कांस्टेंट पार्ट अगर हमारा किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन के अंदर अगर ज़ीरो होता है तो उस टाइप की इक्वेशंस को बोलते हैं बच्चों हम कौन सी इक्वेशन? होमोजीनियस। राइट, होमोजीनियस इक्वेशन हमारे पास कब बोली जाती है? जब कांस्टेंट पार्ट यानी कि सारे के सारे कांस्टेंट पार्ट यानी कि एक ही वैल्यू का हो, एक ही इक्वेशन का हो। तीनों इक्वेशन है फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो तीनों का कांस्टेंट पार्ट ज़ीरो होना कंपलसरी है। अगर इनमें से एक भी पार्ट इसका यानी कांस्टेंट पार्ट अगर एक भी नॉन जीरो है, ज़ीरो के अलावा आ रहा है, तो उसको हम होमोजीनियस नहीं बोल पाएंगे। होमोजीनियस बोलने के लिए कंडीशन यही है कि कांस्टेंट पार्ट तीनों इक्वेशंस का 0 0 0 होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इससे पहले अगर हम छोटी मोटी बातें करें तो ये जो इक्वेशंस है बच्चों, अगर आपको याद हो तो पिछली जो हमारे पास इक्वेशंस थी उनको अगर हमने फॉर्मेट बताया था लिखने का, उस तरीके से था कुछ ax इज़ इक्वल्स टू b, लेकिन b जो है बेटा वहाँ पर कांस्टेंट पार्ट क्या होता था? कोई ना कोई नॉन जीरो टर्म्स होते थे। ठीक है, जिसमें हम नॉन होमोजीनियस की बात करें तो ठीक, लेकिन होमोजीनियस के केस में बेटा हमारे पास ये जो पार्ट है यानी कि ये तीनों इक्वेशन जो हैं वो हमारी होमोजीनियस की हैं। तो इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूँगा इसी फॉर्मेट में, तो इसको रिप्रेजेंट करने का जो मेथड होता है वो होता है ax इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि इसका कांस्टेंट पार्ट पूरा ज़ीरो है तो इसको हम b ना लिख करके ज़ीरो मैट्रिक्स लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि b की वैल्यू हमें वहाँ दे रखी होती थी, कांस्टेंट टर्म हमें पता होता था, डिफाइन होता था, कोई ना कोई एक नॉन जीरो टर्म आते थे। राइट, लेकिन यहाँ पर जो बी मैट्रिक्स आएगी ये वाली, ये पूरी पता है ये सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं, तो इसको मैं ज़ीरो लिख सकता हूँ। बाकी बच्चों जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है वो हमें सेम इसके कोफिशिएंट से मिलती है, A1 और ये B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। राइट, और जो एक्स मैट्रिक्स है बच्चों वो उसी तरीके से रहेगी सेम, एक्स वाई एंड जेड। बाकी जीरो मैट्रिक्स से सब बच्चे परिचित हैं कि सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं, तो ज़ीरो मैट्रिक्स हमारी इस तरीके से है। अगर आप इन जो मैट्रिक्स हमारी है ए और एक्स दोनों का मल्टीप्लाई करें तो ए इंटू एक्स को बराबर ज़ीरो के करेंगे, तो हमारे पास मल्टीप्लाई करके अगर हम कंपेयर करें तो लौट के आपको यही इसी टाइप की इक्वेशंस मिल जाएंगी। ठीक है, जिसमें हमारे पास एक्स वाई जेड जो है वो इधर मल्टीप्लाई होंगे किसके साथ? A1 के साथ, B1 के साथ और C1 के साथ। तो A1 का मल्टीप्लाई अगर मैं x के साथ करूँगा तो A1x आ जाएगा, B1 का मल्टीप्लाई y के साथ करूँगा B1y आ जाएगा, और C1 का मल्टीप्लाई मैं z के साथ करूँगा तो C1z आ जाएगा। और इक्वल में कंपेयर करेंगे अगर हम जीरो मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट से, तो जो जीरो दे रखा है तो इक्वल्स टू में ज़ीरो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमारे पास जो फॉर्मेट होता है, अब उसको हम इस तरीके से ना लिख के अब हम ऐसे लिखेंगे ax इज इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म हमारा सारा ज़ीरो ज़ीरो है। राइट, तो ax की जो वैल्यू है वो किसके बराबर चलेगी? अब ज़ीरो के इक्वल। राइट, चलिए तो आगे इसको अगर हमें सॉल्व करना है इस टाइप की इक्वेशंस को, तो उसके लिए जो मेथडोलॉजी है वो थोड़ा सा समझनी होगी सब बच्चों को। सबसे पहले जो हमारे पास इसका पूरा एल्गोरिथम होता है यानी कि इसमें क्या क्या स्टेप अप्लाइड होते हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप वन बाई वन हम समझेंगे। जैसे मान लो मेरे पास कोई भी इक्वेशन दे रखी है जिसमें से हमें आपको क्या करना है? पहले एक्सप्रेस करनी है उसको मैट्रिक्स फॉर्म में, जैसे कि अभी मैंने पहले एक्सप्रेस कर चुका हूँ। इक्वेशन दे रखी हैं, है ना, इनको आप मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब जो पहले कोफिशिएंट होंगे एक्स के, वाई के और जेड के, तो पहली रो में आ जाएंगे, दूसरी इक्वेशन से कोफिशिएंट उठा के दूसरी रो में, और तीसरी इक्वेशन से कोफिशिएंट उठा के हम तीसरी रो में ले आएंगे। ठीक है, इसके बाद एक्स मैट्रिक्स हमारे पास डिफाइंड रहेगी, वेरिएबल एक्स वाई जेड है तो एक्स वाई जेड हो जाएगा। अगर वेरिएबल ए बी सी हो सकते हैं, के एल एम हो सकते हैं, तो उसी हिसाब से वेरिएबल आप यहाँ पुट कर सकते हैं। राइट, और इक्वल में हमारी जो जीरो मैट्रिक्स रहेगी वो 0 0 0 रहेगी, कन्फर्म है ये। ठीक है, तो पहला जो स्टेप है हमारा वो यही है ना, क्या करना कि ऑब्टेन द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस एंड एक्सप्रेस इट इज इन द मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर्म। कौन सी वाली फॉर्म? ax इक्वल्स टू ज़ीरो वाली फॉर्म। ठीक है, ए की वैल्यू निकाल लेनी है और एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है, उस फॉर्मेट पर उसको लिख लेना है। ठीक है,
इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप, पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा तो सेकंड स्टेप में क्या रहेगा, फाइंड द डिटर्मिनेंट ए। जो ए मैट्रिक्स आप निकाल लेंगे एक्स के, वाई के, जेड के कोफिशिएंट से, उसके बाद उस मैट्रिक्स का आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट। अब डिटर्मिनेंट का नेचर ही पता करेगा कि आगे किस टाइप का सोल्यूशन आने वाला है। यानी कि ए मैट्रिक्स का अगर आपने वैल्यू निकाल ली, उसके बाद उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी, उसी पर डिपेंड करेगा कि आगे किस टाइप का आंसर आने वाला है, राइट। सबसे पहले जैसे मान लो अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो आती है, राइट, ए डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, डिटर्मिनेंट ए डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, है ना, जीरो के बराबर नहीं आता है, तब आपको उस केस में एक्स, वाई और जेड की वैल्यू निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। आप डायरेक्ट कह सकते हो इट हैज़ ट्राइवल सॉल्यूशन, और ट्राइवल सॉल्यूशन के केस में एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू, तीनों वैल्यू बच्चों आपको जीरो मिलेंगी, डेफिनेट हो जाता है ये, ठीक है। कब हो जाता है, जब ए का डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने निकाली और वो नॉन ज़ीरो आ रही है, यानी कि जीरो के अलावा हो सकता है वो माइनस में आ जाए, प्लस में आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, है ना, कितना भी बड़ा नंबर आ जाए, कितना भी छोटा आ जाए, बस जीरो ना आए। और ज़ीरो नहीं आ रहा है तो सिंपल हमारे पास फॉर्मेट क्या हो जाएगा, ना तो आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, ना आगे जाके सॉल्व करना है, सिंपल लिख देना इट हैज़ ट्राइवल सॉल्यूशन। तो उसका ट्राइवल सॉल्यूशन की वजह से आंसर हमारा सीधा एक्स का, वाई का, जेड का जीरो वैल्यू मिल जाएगी आपको, ठीक है। चलिए आगे, जैसे कि मान लो अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर जीरो इधर नहीं आ रही थी, अगर मान लो यहाँ जीरो आ गई, है ना, पहला केस यहाँ पर क्या था कि अगर मान लो डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो आ रही है, दूसरा केस है कि अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आए, ठीक है। तो जब जीरो आती है तो इस केस में सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, नॉन जीरो आ रही है, सॉरी, तो जीरो आएगी तो उस केस में हमारे पास सॉल्यूशन कैसा होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इक्वेशंस के अंदर हम जेड के प्लेस पर के पुट कर देते हैं, जेड के प्लेस पर के पुट कर देंगे। के क्या होता है, के इज़ एनी नंबर, है ना, कोई भी रियल नंबर हम के की जगह पर मान के चलते हैं, यानी के की जो वैल्यू है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन हम के ही पुट करेंगे, राइट, क्योंकि आंसर जो है वो के की फॉर्म में दे रखा होता है, के स्केलर होता है, के इस्तेमाल किया जाता है स्केलर के लिए, इसलिए आप क्या करेंगे तीनों इक्वेशंस में, राइट, जेड के प्लेस पर क्या पुट कर देंगे, के पुट कर देंगे, राइट। उसके बाद एंड सॉल्व एनी टू, तीनों में से कोई सी दो इक्वेशन के, है ना, एंड सॉल्व एनी टू इक्वेशंस फॉर एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या कर लेना है, मैट्रिक्स मेथड से उनको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। देन उसके बाद क्या होगा, द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, यानी कि अगर हम मैट्रिक्स मेथड से उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एक्स और वाई की कोई ना कोई डेफिनेट वैल्यू आपको मिल जाएगी, लेकिन मिलेगी वो के फॉर्मेट में, ठीक है, राइट। देन उसके बाद जेड की जो वैल्यू है वो के हमने पुट की है, ये फिक्स रहेगी, एक्स की वैल्यू जो भी आए वो के फॉर्मेट में आपको कुछ ना कुछ आंसर मिल जाएगा, 2k आए, +5k आए, -7k, +9 समथिंग कुछ भी आए, के फॉर्मेट में आपको एक्स की और वाई की वैल्यू मिली जाएगी, और जेड की वैल्यू इस फॉर्मेट पर के जो है वो फिक्स हो जाएगी अपनी, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं जब हमारा इक्वेशंस कैसी होती हैं बच्चों, होमोजीनियस, ठीक है। आगे बच्चों इसके बाद हमें इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के जो मैंने अभी एल्गोरिथम बताए थे, अगर हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, यानी क्वेश्चन को अगर हम टैकल करेंगे तो क्या सिचुएशन रहेंगी, किस तरीके से सॉल्व करना है, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझ लेते हैं इसके बिहाफ पे, ठीक है। चलिए सबसे पहले जिसमें मान लो मेरे पास क्या करना है बच्चों, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस, ठीक है। जो भी हमारी इक्वेशन दे रखी है इसको आपको सॉल्व करके दिखाना है, जिसमें आपको दे रखी है पहली इक्वेशन 2x + 3y - z माइनस का z = 0 एंड x - y - 2z = 0 एंड 3x + y प्लस का 3z = 0, ठीक है। तो इससे हम आपको सबसे पहले ए मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। तो ए मैट्रिक्स निकालने के लिए सबसे पहला जो हमारे पास मेथड होता है, आपको x के कोफिशिएंट को पहली रो में रख लेने हैं, x के कोफिशिएंट, y का और z का 2, 3 माइनस का 1, राइट। और सेकंड इक्वेशन से जो कोफिशिएंट आएंगे उसको आप सेकंड रो में रखेंगे, 1 -1 और दिस इज -2। अगला आएगा बच्चों हमारे पास 3, 1 और ये प्लस का 3, ठीक, 3, 1 और ये 3। तो ये आपको ए मैट्रिक्स मिल जाएगी। इसके बाद आपको एक्स मैट्रिक्स बना ले ली है, एक्स, वाई और जेड, और ज़ीरो मैट्रिक्स आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये पता ही है कि 0 0 0 है, राइट। इसके बाद हमें ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने का जो हमारा मेथड होता है, मान लो अगर मैं रो 1 के थ्रू इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, पहली वाली रो के थ्रू, ठीक है, जिसमें सबसे पहला जो एलिमेंट है बच्चों हमारे पास 2 है, तो 2 का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 2 जिस रो में है उस रो को छुपाया, 2 जिस कॉलम में उस कॉलम को छुपाया, ये 4 एलिमेंट बचे, 3 बन जा
माइनस का 3 हो गया, माइनस का 1 मल्टीप्लाई किया तो बीच में साइन आता है नेगेटिव। उसके बाद 1 इंटू -2 करेंगे तो -2 होता है, लेकिन माइनस माइनस हो गया ये प्लस का 2। अगला एलिमेंट आएगा बेटा 3, इसके बीच में साइन आता है नेगेटिव, ठीक है। इसके बाद जिस 3 जो है उस रो को छुपा लिया जाएगा और 3 वाली कॉलम को छुपा लिया जाएगा। तो 3 वाला कॉलम है हमारे पास सेकंड, ठीक है। बाकी के जो 4 एलिमेंट बचे हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे आप। 1 इंटू 3 करेंगे तो हो जाएगा 3, बीच में माइनस, 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 और माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस का 6। अगला एलिमेंट है मेरे पास नेगेटिव का 1, ठीक है। अब नेगेटिव का 1 जिस रो में है उस रो को छुपाओ, जिस कॉलम में है उस कॉलम को। रो पहले से छुपी हुई है, कॉलम हमने छुपा दिया, ठीक है। बाकी के 4 एलिमेंट बचे, कौन से बचे? 1 -1 3 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 1 का -1 का 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा। 3 का -3 में करेंगे तो बीच में नेगेटिव आता है, लेकिन माइनस का है तो माइनस माइनस हो गया ये प्लस का 3। तो ये अपने पास आएगा बच्चों माइनस का 3 प्लस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 1, तो 2 इंटू -1 -3, 6 और 3 हो जाएगा बच्चों जुड़ के 9। उसके बाद ये कितना है? 3 और 1, ये अपना 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना प्लस का 4, ठीक है, माइनस का 4 सॉरी। इसके बाद हमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 2, माइनस का 27 और ये माइनस का 4, ठीक है। अगर हम तीनों को ऐड करेंगे तो ये मेरे पास 29 और 4 दैट इज़ 33, वो भी नेगेटिव का। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू जो आ रही है आपके पास नॉन ज़ीरो आई, राइट। अब मान लो 33 आ रही है, 32 आ रही है, 30 आ जाए, 50 आ जाए, डिटर्मिनेंट मैटर नहीं करता कितना आ रहा है ना, मैटर ये करता है कि जो नॉन जीरो आ रहा है बस, ठीक है। और जब नॉन जीरो आए ए का डिटर्मिनेंट की वैल्यू, तो उस केस में आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू सीधे क्या लिखनी है? सिस्टम ऑफ इक्वेशन इट हैज़ कैसा सॉल्यूशन रहेगा? इट हैज़ ट्राइवल सॉल्यूशन, ट्राइवल सॉल्यूशन। देन द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, तीनों वैल्यू क्या हो जाएंगी बच्चों? ज़ीरो हो जाएंगी, ठीक है। जब आपने ए का डिटर्मिनेंट निकाला और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू अगर नॉन ज़ीरो आ रही है तो डायरेक्टली आप सीधा सीधा कह सकते हो कि एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू तीनों क्या रहेंगी? 0 0 रहेंगी, राइट। चलिए इसके बाद हमारे पास एक और इक्वेशन है, एक और क्वेश्चन है जिसमें मान लो अगर हमें ट्राइवल सॉल्यूशन न आए, यानी कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए, तब उसके बाद हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है बच्चों, सो दैट द होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिस तीनों इक्वेशन दे रखी हैं आपके सामने, इट हैज़ द नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। इसको आपको पहले ही प्रूव करके दिखाना है कि इसका जो सॉल्यूशन है वो कैसा है? नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन है, ठीक है। और नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन है तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो पहला 0 आना कंपलसरी है। पहले इसके ए मैट्रिक्स जो आप निकालेंगे उसकी वैल्यू, उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आनी चाहिए। उसके बाद उसको क्या करना है? तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके और दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेप रहेगा हमारे पास, मैट्रिक्स फाइंड आउट करना। ए मैट्रिक्स बना सकते हैं बच्चों आप एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से 1 -2 और ये 1। अगला एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से सेकंड वाली रो 1 1 और -1 1 1 -1। अगला है 3 6 -5 3 6 -5, ठीक है। उसके बाद बच्चों एक्स मैट्रिक्स हमें पता है एक्स वाई जेड, और ज़ीरो मैट्रिक्स भी हमें पता है 0 0 0, ये कन्फर्म होती है, ठीक है। इतना करने के बाद ए मैट्रिक्स का आपको डिटर्मिनेंट निकाल लेना है, ठीक। रो 1 के थ्रू ये एक्सपेंड कर रहा हूँ बच्चों में, ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इस रो के थ्रू, ठीक है। इस रो के अंदर हमारे पास पहला एलिमेंट 1 है, तो ये 1 ले लिया हमने, ठीक है। अब 1 जिस रो में उस रो को छुपाया, उस कॉलम में उस कॉलम को छुपाया, 4 एलिमेंट बचे। 1 इंटू -5 किया तो -5, 6 इंटू माइनस का 1 करेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 6। अगला एलिमेंट माइनस का है, लेकिन साइन इधर माइनस का और होता है तो माइनस माइनस हो गया प्लस। अब 2 जिस रो में है उस रो को छुपाया, कॉलम में है उस कॉलम को छुपाया, तो मेरे पास इस तरीके से बचे हुए 4 हमारे पास सब मैट्रिक्स के एलिमेंट को क्रॉस प्रोडक्ट आप फिर से निकाल देंगे। तो 1 इंटू -5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? -5, राइट। इसके बाद 3 इंटू -1 करेंगे, बीच में माइनस आता है तो माइनस माइनस 1 हो जाएगा जी प्लस का 3, ठीक है। अगला एलिमेंट है बच्चों हमारे पास पॉजिटिव का 1, राइट। लास्ट हमारे पास जो रो है और कॉलम है वो हम छुपा लेंगे उसी तरीके से। तो मेरे पास 4 एलिमेंट ये बचेंगे, तो 6 इंटू 1 करेंगे तो हो जाएगा 6, 3 इंटू 1 करेंगे तो माइनस का 3, ठीक है। इसके बाद लास्ट फुल एंड फाइनली इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो देखते हैं क्या आता है। ये 6 -5 करेंगे तो माइनस का 1 इंटू 1 करेंगे तो भी माइनस का 1 आएगा, ठीक है। हाँ प्लस का ही आएगा जी,
उसके बाद 5 माइनस का है, इधर प्लस का है, तो ये माइनस का 2 माइनस माइनस हो जाएगा बच्चों, ये प्लस माइनस माइनस का 4, ठीक है। 6 माइनस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3, माइनस का 3 इंटू 1 करेंगे तो प्लस का 3, तो 3 + 1 4, 4 माइनस 4 करेंगे तो ये हमारे पास 0। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, 0 आ गई। अगर ये 0 आ गई तो आप कह सकती हैं कि इट हैज़ नॉन ट्राइवल सोल्यूशन, ठीक है। तो पहला प्रूफ हमारा कंप्लीट हो गया, इट हैज़ नॉन ट्राइवल सोल्यूशन, राइट। डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू 0, हैंस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नॉन ट्राइवल सोल्यूशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। अगर इसका नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन है, ठीक है, तो इसका मतलब कि x की, y की और z की वैल्यू कोई ना कोई निकल के आएगी। और नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन की केस में बेटा इसके जो सॉल्यूशन आएंगे वो कैसे होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अगर मान लो इसमें मैनी सॉल्यूशन आ रहे हैं तो उन सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कैसे करना है, तो सिस्टम उसका सीधा सा है, x की वैल्यू और y की वैल्यू और z की वैल्यू, है ना। तीनों इक्वेशंस में केवल और केवल x, y, z के अलावा किसी न किसी एक वेरिएबल में ना, मान लो अपने z की जगह पर क्या रख दिया, k पुट कर दिया, है ना। पुट करेंगे आप, पुट z इक्वल्स टू k, और कोई दो इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। तो मैं पहली इक्वेशन फर्स्ट में रख रहा हूँ और सेकंड में रख रहा हूँ, दो इक्वेशंस को साथ के साथ सॉल्व कर लूँगा। तो z यहाँ पर एक वेरिएबल है, उसकी जगह पर अगर हमने k रखा है यहाँ पर, ठीक है, तो कुछ ऐसी इक्वेशन बन जाएंगी, x - 2y प्लस का k इज इक्वल्स टू 0, राइट। एक सेकंड इक्वेशन में भी मैंने z के प्लेस पर k रखा, तो ये बन जाएगी x + y - k इक्वल्स टू 0, राइट। अब k यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म को हम ले जाएंगे RHS की तरफ, ठीक है। तो आपको ये इक्वेशन प्रॉपर इस फॉर्मेट में मिल जाएंगे, x - 2y इक्वल्स टू माइनस का k, x + y इक्वल्स टू प्लस का k। इक्वेशन फर्स्ट वाली थी, ये सेकंड वाली है। इन दोनों को अब मैट्रिक्स मेथड से अगेन दोबारा से आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि ए मैट्रिक्स जनरेट करिए। ए मैट्रिक्स से केवल जो हमारे पास यहाँ से मिली थी इसी तरीके से इधर से भी वही मैट्रिक्स मिलेगी। एक्स के कोफिशिएंट से वाई के कोफिशिएंट से पहली वाली रो आ जाएगी, दूसरे इक्वेशन के वाले कोफिशिएंट से दूसरी रो आ जाएगी, ठीक है। इधर है मेरे पास 1, इधर -2, ये प्लस का 1 और ये 1, ठीक है। और एक्स मैट्रिक्स अब इस केस में क्या रहेगी बच्चों, एक्स और वाई रहेगी, बस केवल एक्स और वाई, राइट। अब यहाँ पर बी मैट्रिक्स निकलेगी, क्योंकि अब ये 0 नहीं है, अब यहाँ पर कोई ना कोई कांस्टेंट आ गया, तो अब इसमें बी मैट्रिक्स निकलेगी माइनस का k और ये k, ठीक। इसके बाद बच्चों हमें ए मैट्रिक्स का क्या निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट। तो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। ए 1 × 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 × -2 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 2, ठीक है। ये हो जाएगा बच्चों 3। मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट आ गया 3, ठीक है। इसके बाद इसका निकालेंगे हम एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकालने के लिए बच्चों हमें निकालने होते हैं कोफैक्टर्स C11, C12, C21 और C22। फिर उसका कर देते हैं बच्चों हम ट्रांसपोज, राइट। तो अगर मैंने इसके कोफैक्टर्स निकाले, राइट, तो मैं डायरेक्ट थोड़ा सा देखते जाना, डायरेक्ट करूँगा, ठीक है। एडजॉइंट और ए और लिखना था, ए और रह गया यहाँ पर, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स का अगर मैं एडजॉइंट निकालता हूँ तो C11 की वैल्यू निकालने के लिए पहली रो को छुपा लिया, पहले कॉलम को छुपाया, बचा 1, ये आ जाएगा 1, ठीक है। इसके प्लेस पर क्या आ गया 1। C12 निकालना है, 12 निकालने के लिए पहली रो को छुपाया जाएगा और दूसरे कॉलम को, तो पहली रो दूसरा कॉलम, तो ये आया 1, और 1 2 का मतलब इसका पोजीशन ऑड है तो इसका साइन हो जाएगा चेंज, ठीक है, सीधा सीधा। उसके बाद 2 1 निकालने के लिए 2 1 का मतलब होता है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये माइनस का 2 है, इसकी पोजीशन को भी ऐड कर रहे हैं, ऑड आ रहा है, तो इस केस में भी इसका साइन हो जाएगा चेंज, तो माइनस माइनस हो गया ये प्लस का 2, राइट। लास्ट है बच्चों हमारे पास 2 2 निकालने के लिए सेकंड रो और सेकंड कॉलम को छुपाया तो बचा एक एलिमेंट 1, तो ये मेरे पास एडजॉइंट की वैल्यू आ गई, लेकिन केवल और केवल इसमें एक ट्रांसपोज करना और रह गया है, ठीक है। अगर हम इसका ट्रांसपोज और निकाल देंगे, ठीक, ट्रांसपोज और निकाल देंगे तो आपको एडजॉइंट ए की वैल्यू प्रॉपर मिल जाएगी। एडजॉइंट ए की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों आपको, एडजॉइंट ए इक्वल्स टू 1, ये रो को कन्वर्ट किया कॉलम में तो ये 1 आ जाएगा इधर, ये -1, राइट। फिर आएगा 2 और ये 1, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या निकल के आएगा बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए, राइट।
अगर मुझे पता है कि इसको मुझे सॉल्व कैसे करना है तो उसके लिए एक फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। फार्मूला होता है बच्चों हमारे पास ए एक्स इक्वल्स टू बी, फॉर्मेट तो यही है ना। तो x की वैल्यू निकालनी होती है तो फार्मूला इस फॉर्म में बन जाता है, x इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी। इस फॉर्मेट में फार्मूला कन्वर्ट होके आ जाता है। तो ए इनवर्स की वैल्यू हमें चाहिए, तो ए इनवर्स का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है बच्चों एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। तो वो मैं इधर निकाल लेता हूँ। जैसे मान लो मुझे ए का इनवर्स निकालना है, तो ए का इनवर्स निकालने के लिए फार्मूला क्या रहता है हमारे पास, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ए। तो एडजॉइंट ए की वैल्यू तो ये पूरी है, इधर से ये रही सेकंड मैट्रिक्स, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है 3, ये आ जाएगा अपने पास 1/3, और ये मेरे पास एडजॉइंट है 1 2 माइनस का 1 और ये 1, ठीक है। अब ये ए इनवर्स की वैल्यू आ चुकी है। ए इनवर्स की वैल्यू को आप ए इनवर्स के प्लेस पर रखें, बी मैट्रिक्स की वैल्यू ऊपर दे रखी है उसको रखें, मल्टीप्लाई करें तो एक्स और वाई की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। फॉर्मेट वही है जो आपको 3/3 की इक्वेशन सॉल्व करना बताया था, राइट। ए इनवर्स की वैल्यू ये रही 1/3, ठीक है। इसको इधर ले आते हैं। उसके बाद हमारे पास अगला एलिमेंट क्या है, 1 2 माइनस का 1 और 1 है ना, 1 2 माइनस का 1 और ये 1। बी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है, माइनस का k और k, ठीक। मल्टीप्लाई कर दो बेटा अंदर, 1 इंटू माइनस का k करेंगे तो माइनस k हो जाएगा, 2 इंटू k करेंगे तो 2k हो जाएगा, राइट। इसी तरीके से इसमें भी करेंगे, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का k, 1 इंटू 1 करेंगे तो ये प्लस का k, राइट। आगे चल रहा है हमारा 1/3, इसको पहले हम सॉल्व करेंगे तो प्लस का 2k माइनस का k बन जाएगा प्लस का k, राइट। k और k जुड़ के हो जाएगा 2k, इसमें ये अपॉन वाला साइन अभी नहीं आएगा, ठीक है। ये जुड़ के हो गया 2k, ठीक है। आगे चल रहा है 1/3, ठीक। अब 3 का आप अंदर डिवाइड लगा सकते हैं, 3 का अंदर डिवाइड लगाएंगे तो ये आ जाएगा k/3 और 2k/3, ठीक है। ये हमारी जो मैट्रिक्स थी बेटा वो x के बराबर चल रही थी, तो x जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास x है और y है, इससे आप कंपेयर कर लेंगे। x के कंपेयर करेंगे तो बच्चों x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास k/3, y की वैल्यू आ जाएगी 2k/3 और z की वैल्यू हमने k पुट की है। अगर इसको और मॉडिफाइड करके लिखना है तो तीनों इक्वेशंस में अगर हम k3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा फाइनली आंसर ऐसे भी आ सकता है, x इक्वल्स टू, इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा k, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई किया तो y की वैल्यू हो जाएगी 2k, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया तो बच्चों z की वैल्यू हो जाएगी 3k। इस फॉर्मेट में भी आंसर सही है और ये भी आंसर हमारा करेक्ट है।